हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ण का, वर्ण और वर्णमाला। तो ये उच्चारण स्थान का हमारा टॉपिक था। बिल्कुल इजी टॉपिक है। और यहाँ से चाहे वो अस्टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो रीट हो, एक क्वेश्चन पक्का आता है। और अगर आपने ये समझ लिया ना, ये वीडियो देख ली, यूँ समझ लो आपने एक नंबर अपना पक्का कर लिया। क्योंकि क्या होता है, 50 मार्क्स, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, 50 मार्क्स हम बिना पढ़े, मतलब कहीं से कोई बुक ना पढ़े, कोई वीडियो ना देखे, कहीं से कुछ ना देखें, तो भी 50 मार्क्स हमारे आ सकते हैं। 150 में से 50 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस 50 में हमें 1 मार्क्स करके ऐड करना होता है। यूँ नहीं है कि कोई एक टॉपिक लिया और उसको 10 टीचर से पढ़ लिया, नहीं। कोई एक टॉपिक लेते हो, उसको सिर्फ एक टीचर से पढ़ो और उसको एक टीचर से 3 या 4 बार पढ़ो, ताकि वो एक नंबर आपका पक्का हो। उसके आपको यूँ हो उसके कि हाँ 50 में मेरा एक नंबर ऐड हो गया, मेरे 51 हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आज आपका 50 में एक नंबर ऐड हो जाएगा कि 51 हो जाएगा, इसको आप कभी नहीं भूलने वाले, ये मैं गारंटी देती हूँ। मेरा टारगेट है कि हम 100+ स्टूडेंट जो है सीटेट क्लियर करवाएं। और आपको पता है सीटेट जो एक बार हो गया तो फिर उसके बाद कभी नहीं देना। तो उसके लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? जो हम उच्चारित करते हैं, कोई नासिका से होता है, कोई मुख से होता है, कोई मूर्धा से, मुख से होते हैं, उसके भी कई कई पार्ट होते हैं ना। सिर्फ अकेला होठ से भी तो नहीं बोलते हम, जीभ से भी नहीं बोलते, दांतों से भी नहीं बोलते, अलग अलग पार्ट है। तो एक मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हो। कुछ एक को प्रॉब्लम ये दिक्कत होती है कि मूर्धा कौन सा होता है, और कंठ तो पता ही होता है, मूर्धा और तालु में कन्फ्यूजन होती है। मूर्धा और तालु में कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें मैंने पिक्चर बनाई है। नासिका, ये नासिका है। उसके बाद ये ओष्ठ, होठों से जब हम बोलते हैं पा, फ, ब, होठ चिपक रहे ना आपस में। मूर्धा, मूर्धा जैसे ट, ट हमारी जीभ लगती है ना अंदर मूर्धा की तरफ, यानी कि तालु से थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है ट, तालु। ये क्या है हमारा? तालु। तालु तो बोलते हैं, तो भी देखो तालु। ओके। तो और कंठ, यहाँ कंठ है। कंठ का तो शायद किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये हमारा डायग्राम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज़ पूरी देखना, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर करोगे, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। उच्चारण स्थान है और ये 10 होते हैं। पूरे कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन सीटेट में ज़्यादातर 5 में ही पूछा जाता है। मोस्टली 5 में से ही आते हैं। होते 10 हैं। तो 5 अभी करेंगे, 5 अभी जस्ट इसके बाद करेंगे हम। तो कंठ, सबसे पहला है कंठ हमारा। सबसे पहला क्या है? कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कंठ जो है, यहाँ कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? क वर्ग। क वर्ग आपको पता होगा, क, ख, ग, घ, ng। अंग भी बोलते हैं, कुछ अड़ा भी बोलते हैं। तो ये अंग होता है। क, ख, ग, घ, ng। क वर्ग में ये आते हैं। और ह, अ, आ, ये भी कंठ से बोले जाते हैं। आप बोल के देखिए। को, कंठ से आवाज आ रही ना, मतलब बाहर हवा निकल ही नहीं रही। को, कंठ से ख, ग, घ, ह। कंठ पे दबाव पड़ रहा है ना। जब आप कुछ भी, आपको वर्ण के बारे में बताना हो कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप उसको बोल के देखेंगे, और अच्छे से बोल के देखेंगे, मन ही मन नहीं, जोर से बोल के देखेंगे। उस वर्ण को अच्छे से उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ng, ह, अ, आ। ये हमारे क वर्ग में आते हैं। और क वर्ग को, इसका नाम क्या है? कंठ है। क्या नाम है? कंठ है। तो कंठ से बोले जाने वाले हैं क, ख, ग, घ, ng, ह, अ, आ। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी ये कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि कुछ एक को ना ट्रिक अच्छी नहीं लगती। कुछ एक होते हैं जिनको ट्रिक अच्छी लगती है। कई होते हैं जो इनको जैसे है वैसे ही याद करने में मज़ा आता है। कई होते हैं जिनको शॉर्टकट याद करने में मज़ा आता है। तो पहले हम सिंपली करेंगे, उसके बाद ट्रिक करेंगे। क, ख, ग, घ, ng, ह, अ, आ। ये है हमारे कंठ। ओके। अब है तालु। तालु, जीभ लगा के देखिए। तालु, यहाँ इधर जो होता है हमारा, जैसे छोटे बच्चे के लिए बोलते हैं ना, इसके तालु में मत मारना, है ना, तालु नाजुक होता है, तो वो होता है हमारा तालु। तालु से कौन से बोले जाता है? चवर्ग। चवर्ग।
हमारे कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो चवर्ग, चवर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, य। ये किससे बोले जाते? तालु से। च बोल के देखो, च, छ, ज, झ, य, ये तालु से बोले जाते हैं। और य, श, ई, ई, ये तालु से बोले जाने हैं, जिनका नाम है तालव्य। तालु हमारा यहाँ होता है कंठ से थोड़ा ऊपर, तालव्य। ओके, अब बात करते हैं मूर्धा, ट्वर्ग। मूर्धा में कौन से आते हैं? ट्वर्ग, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण। इतना तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ट्वर्ग, च्वर्ग, पवर्ग, कवर्ग, ये याद कर लो बस, इतने से क्लियर हो जाएगा। तो मूर्धा में कौन से आते हैं? ट्वर्ग, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण, श, मूर्धन्य श, री, अड, अड बोलते हैं, अड और अड बोलते हैं इसको, अड और अड बोलते हैं इसको। ये वो वाला अंग और ढ नहीं है, अड और अड बोलते हैं इसको। दंत्य, ये आते हैं दंत्य में। जब हम बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे त, तो हमारी जीभ जो है त यानी कि दांतों को टच कर रही है। त, थ, जीभ जिस पार्ट को टच करती है ना, वही नाम होता है ना। त, थ, द, ध, तो ये क्या है? दांतों को टच कर रही है जीभ, यहाँ इस साइड नीचे की तरफ टच कर रही है ना, तो ये तवर्ग में आते हैं। तवर्ग में सिर्फ त, थ, द, ध, न आता है। इसका नाम है दंत्य। नेक्स्ट है ओष्ठ, पवर्ग। ओष्ठ में पवर्ग आता है, ये सबसे इजी है। सबसे इजी जो है वो पवर्ग है, क्योंकि इसमें आपको ये दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता कि जीभ कहाँ टच कर रही है, कहाँ नहीं कर रही। जैसे प, फ, ब, होठ अपने आप बंद हो रही है, अपने आप पता चल रहा है कि ये पवर्ग है, यानी कि ये ओष्ठ है। होठों से बोले जाने वाले हैं ओष्ठ, होठों से बोले जाते हैं वो ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म और उ, उ, होठों का इस्तेमाल हो रहा है ना इसमें, तो ये है ओष्ठ। मूर्धा यहाँ होती है, दांतों से थोड़ी नीचे, दांतों से थोड़ी नीचे, दांतों से थोड़ी आगे। मूर्धा में ट्वर्ग, ट, ठ, दांतों में, दंते में क्या होता है? यहाँ टच हो रही है जीभ, बिल्कुल हमारे दांतों के नीचे। और मूर्धा में इससे थोड़ी सी ऊपर टच हो रही है, मूर्धा में थोड़ी सी ऊपर टच हो रही है। ओके, तो ट, ठ, ड, ढ, ण बोल के देखिए, आप मेरे साथ साथ बोलिए। ट, ठ, ड, और यही मैं बोलती हूँ त, तो जीभ आगे आ गई। फिर मैं बोलती हूँ च, तो जीभ थोड़ी और ऊपर चली गई। और फिर मैं बोलती हूँ को, तो जीभ थोड़ी और अंदर की तरफ आवाज़ आने लगी। ओके, यहाँ से यानी कि उल्टा सिस्टम किसी भी साइड मान लो, यहाँ से कंठ से स्टार्ट होता है, शुरू में कहाँ? कंठ, को, और इसका च, थोड़ी जीभ आगे आ गई, और ट, फिर और आगे आ गई, त, फिर और आगे आ गई, त यानी कि जीभ दांतों को टच कर रही है, फिर प यानी कि हम होठों से बोल रहे हैं। तो ऐसे भी आप इनका क्रम याद कर सकते हो। वैसे क्रम याद करने की ज़रूरत है नहीं आपको, बट ये एक इजी तरीका है कि आप कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये तो आपको याद ही होगा। व्यंजन अगर आते हैं ये तो आपको ध्यान ही होगा। तो इससे आपका क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है कि कंठ, सबसे पहले पता है आपको कंठ यहाँ से बोलना है, फिर तालु के शब्द आएंगे, तालु के यानी कि चवर्ग आएगा, फिर आपको पता है मूर्धन्य यानी कि क्या आ जाएगा? ट्वर्ग आ जाएगा, फिर आपको पता है दंते यानी कि त वाली लाइन आ जाएगी, फिर आपको पता है होठ यानी कि पवर्ग आ जाएगा। अब हम करते हैं इसको एक दूसरे तरीके से, यानी कि संस्कृत में हम उसी तरीके से करते हैं। इजी है, बिल्कुल इजी है। आप देखना, अगर वो आपको नाम याद कर ली ना आपने, वो 5 शब्द अगर आपने याद कर लिए, तो यूँ समझना उच्चारण स्थान का टॉपिक आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी, चाहे वो कोई भी पेपर हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब कभी आपके माइंड से निकलेगा ही नहीं वो टॉपिक। ओके, तो हम वो करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इजी वे है कि आप यूँ याद रखना कि पहले कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। तो कवर्ग जो है कंठ से बोला जाता है, यहाँ कंठ है, उसके बाद चवर्ग थोड़ा सा आगे जीभ टच करती है, उसके बाद टवर्ग और आगे टच करती है, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। ओके, तो अभी हम आगे करते हैं कि इनका संस्कृत में नाम क्या है। वो एक इजी वे है, बिल्कुल इजी वे है। ओके, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अगर आपने ये 5 नाम है, एक ये है, 2 है, 3 और है, अगर आपने ये 5 नाम याद कर लिए तो समझो आपको उच्चारण स्थान में कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है।
यानी कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, 1 नंबर आपका कंप्लीट है हमेशा हमेशा के लिए। तो है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ से स्पष्ट हो रहा है कि ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, कंठ से जो बोले जाने वाले वर्ण। तो कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। अकु है है ना इसमें, तो यानी कि ए और आ। अब आ है वो भी तो ऐ से मिलकर बना है ना, अ और आ कंठ से बोले जाने वाला है। और इसमें से कु, क से क्या बन गया, कवर्ग। देखते जाना आप, कवर्ग। बिल्कुल इजी वे है, कुछ याद करने की नीड ही नहीं है। उसके बाद है ह, तो एक क्या निकलता है हमारा, ह। एक क्या निकलता है हमारा, ह। अ आ कवर्ग और ह, ये किस में आएंगे, विसर्जनीय नाम कंठ है। यहाँ नाम यानी कि इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अ आ क्वर्ग और है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। और जो विसर्ग, विसर्ग वाले जो होते हैं, विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग वाले जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। और जिस कंठ यानी कि कंठ है, नाम क्या है इसका, कंठ है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कवर्ग तो आपको सिंपल सा पता ही है, क ख ग घ ङ ये होता है। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, बिल्कुल इजी है, ये याद करना है आपको। तो इससे अ आ कवर्ग ह विसर्ग ये सब होते हैं, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ है, यानी कि कंठ है। नेक्स्ट है हमारा इचु यसा नाम तालु। तालु यानी कि तालव्य, तालव्य से जो बोले जाते हैं। इचु यसा नाम तालु। ई से क्या बन गया, ई और ई। च से चवर्ग। नाम याद करना, यूं याद नहीं करना कि चवर कौन से में आएगा, पवर कौन से, कंफ्यूजन हो जाती है। बस सिर्फ नाम याद करना, नाम में ही सब कुछ है। यशा नाम य से य, ओके। और श से श, तालव्य श। इचु यशा नाम तालव्य, यानी कि इचु यशा नाम ई चवर्ग य श, इन सब का आनाम मतलब इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, यानी कि जिसको हम बोलते हैं तालव्य। इचु यशा नाम तालु यानी कि तालव्य। ई चवर्ग य और श, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। फिर से देखते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ आ कवर्ग ह विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट है इचु यशा नाम तालु, यानी कि ई चवर्ग य श, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट जो है मैन जो है उनका कर लीजिए, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट। ये 2 कंप्लीट हो गए ना, अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे 3 नंबर है थ्री नंबर जो हमारा है वो है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम, ये नाम आपको याद करना है, मूर्धा। मूर्धा यानी कि मूर्धन्य शब्द, मूर्धन्य उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य। तो ऋतु री, छोटी री और बड़ी री, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य। ट से ट्वर्ग, टवर्ग यानी कि ट्वर्ग में कौन कौन से आएंगे, ट ठ ड ढ ण, ये सब आएंगे। जैसे कवर्ग में क ख ग अंग, चवर्ग में च छ ज ज ये, तो ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं है ना। और क्या है, र, और क्या है इसमें, र और श। री ट्वर्ग र श, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। मूर्धा जो कि यहाँ है तालव्य और दंत्य के बीच में, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। री ट्वर्ग र और श, बोल के भी आप देख सकते हैं। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, फर्स्ट क्या था, अकुह विसर्जनीय नाम
कंठ, सेकंड था इचु यशानाम तालु, थर्ड है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इतना क्लियर है। अभी फोर्थ देखते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर है हमारा, कंठे का हो गया, तालव्य का हो गया, मूर्धा का हो गया। अब है ऋतु लसानाम दंत, ऋतु लसानाम दंत। दंत्य यानी कि दंत्य जो होते हैं, उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत्य, लरी। तो इसमें लरी, लरी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। त से त्वर्ग, त्वर्ग में पता है आपको कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न, त्वर्ग। और ल और श। ये श जो है ना, स वाला कंसेप्ट है ना, आप सिर्फ संस्कृत के जो ये है ना विधि है, इसी से क्लियर हो सकता है आपका, और कोई तरीका नहीं है ये श वाला कंसेप्ट क्लियर करने का। बहुत ना बीए बीएड सब कुछ कर जाएंगे, टीचिंग लाइन में भी आ जाएंगे, रीट सीटेट क्लियर कर जाएंगे, बट उनको ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती कि दंत्य स कौन सा है, मूर्धन्य स कौन सा है और तालव्य श कौन सा है। एक यही तरीका है जिससे ये चीज़ क्लियर हो सकती है। ऋतु लसानाम दंत, तो इससे इसमें लरी, तवर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न, ल, तो ल, श से श, दंते। तो आपको सिर्फ ये नाम याद करने की ज़रूरत है, सिर्फ ये नाम याद करना है और इससे इतने सारे आपको आ जाएंगे। तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ल, त, थ, द, ध, न बोल के देखिए आप। त दंते की टच हो रही है ना हमारी जीभ। ओके, 5 है, 5 है हमारा इसमें तो नहीं आएगा। उप, इसको क्या हो गया आज? उप, ध्या मान्या नाम, उपोपध्यामान्य नाम, उपोपध्यामान्य नाम ओष्ठ, उपोपध्यामान्य नाम ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि ओष्ठ, ओष्ठ से जो बोले जाते हैं ओष्ठ, उपोपध्यामान्य नाम ओष्ठ। तो ऊ से ऊ और ऊ, प से पवर्ग। इससे आपसे आपके सिर्फ ये पवर्ग कवर्ग चवर्ग ही क्लियर नहीं हो रहे, आगे जो नासिक है, दंत ओष्ठ है, कंठ तालु है, ये भी क्लियर होंगे आपकी। ऊ और पवर्ग से प और प, तो ये किस में आएंगे? ओष्ठ है यानी कि होठ से बोले जाएंगे। अरे पवर तो आ गया तो फिर पहले करने की क्या जरूरत है? उपोपध्यामान्य नाम ओष्ठ यानी कि इससे कौन कौन से होते हैं? प में प, फ, ब, भ, म। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, होठ। प, फ, ब, भ, म, उ, ऊ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो इतना क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, सेकंड है इचु यशानाम तालु, थर्ड था हमारा ऋतु रसानाम मूर्धा, फोर्थ है ऋतु लसानाम दंत्य, और लास्ट है उपोपध्यामान्य नाम ओष्ठ। ओके, मुझे नहीं लगता अब कोई कन्फ्यूजन होगी व्यंजन में, आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी किसी भी व्यंजन में। 1 नंबर आपका पक्का है, यूँ समझ लो 50 में 1 मार्क्स ऐड हो गया आपका। ओके, तो अब हम बात करेंगे बाकी जो बच गए, जैसे दंतोष्ठ, कंठ तालु, तो इनकी बात करेंगे। ये इनसे भी ईजी, अगर आपको ये समझ आ गया ना तो 5 रूल है ना वो बिल्कुल ईजी समझ में आए। टोटल कितने होते हैं हमारे? 10। 5 हमने कर लिया है, 5 जो है वो इन्हीं पे बेस्ड है। अगर ये क्लियर नहीं हुए तो वो हो ही नहीं सकते कभी भी, तो इसलिए पहले ये ज़रूरी है। तो अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंठ तालु। अगर आपको वो 5 अगर समझ में आए थे तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंठ तालु, कंठ तालु में होता है ए और आई। ए और आई क्यों होते हैं? क्योंकि ए किससे मिलकर बनता है?
ए जो है अ और ई से मिलकर बनता है। और ये जो आ है, आपको पता है ये कंठ, अकुहा विसर्जन या नाम हमने पढ़ा था। तो अ जो है कंठ से बोला जाता है, आ जो है कंठ से बोला जाता है। इचु यशा नाम तालु, तो ई जो है तालु से बोला जाता है। और इन दोनों से मिलकर ए बना है, तो ये किसके अंडर आएगा? कंठ तालु के अंडर आएगा। तो ये किसके अंडर आएगा? कंठ तालु के अंडर आएगा। अब बात करते हैं आई। तो आई किससे मिलकर बनी है? अ और ए से मिलकर बनी है आई, ठीक है। तो इसलिए ये इसके अंदर है, कंठ तालु। समझ रहे हो? ए कंठ तालु में क्यों आया? क्योंकि अ और ई से मिलकर बना है। अ होता है हमारा कंठ, यानी कि अकुह विसर्जन या नाम कंठ। ई जो यशा नाम तालु, ई तालु वह होता है, इसलिए कंठ तालु। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा ओ और औ। ये कंठोष्ठ होते हैं। क्यों होते हैं? कंठ ओ जो है किससे मिलकर बनता है? अ जमा उ, अ और उ मिलकर ओ बन गया ना। तो अब इसमें अ है वो कंठ है, अकु है विसर्जन या नाम कंठ। उ जो है वो ओष्ठ है, ओष्ठ से बोला जाता है। उपधमानी या नाम ओष्ठो। तो इसलिए अ और उ मिलकर अगर ओ बनेगा तो इसको मिक्स ही होना पड़ेगा ना, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से बोला जाएगा ये। तो इनसे मिलकर ओ बना। और औ क्यों बोला जाता है? क्योंकि अ और ओ से मिलकर औ बना है, तो इसलिए कंठोष्ठ। क्या आएगा? कंठोष्ठ। नेक्स्ट है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, व और फ जो है दंतोष्ठ होते हैं। व आप बोलते हो व, तो दांत और होठ दोनों का यूज हो रहा है व। ये जो ऊपर वाले होठ है, ऊपर वाले जो दांत है, नीचे वाले होठ है, उसको टच हो रहे हैं व हो रहे हैं ना, फ हो रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है? दंतोष्ठ। नेक्स्ट है दंत मूल। र ल ज स, इसमें दांतों का यूज हो रहा है, इसलिए ये है दंत मूल। ये इतना इजी नहीं है दंत मूल वाला, जिसको वर्तस्य कैटेगरी में रखा जाता है। उच्चारण स्थान इसका क्या है? वर्तस्य। नेक्स्ट है नासिका। तो नासिका वाला तो सबको पता होता है, अंग न म न। लास्ट वाले जो होते हैं कवार्ग, पवार्ग, चवर्ग, तवर्ग और टवर्ग, इनके लास्ट वाले जो वर्ण होते हैं, पांचवा वर्ण जो होता है वो नासिका में आता है और उच्चारण स्थान का है नासिक है। तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हाँ एक एक चीज़ बताई है। और जो है 5 मैंने नाम बताए हैं संस्कृत वाले, वो आइडिया सबसे बेस्ट है। अगर वो 5 नाम आप याद कर रहे हो ना, अगर आपने याद कर लिए तो ये पूरी क्लास है, यूँ समझ लो। आपने अगर 5 नाम याद कर लिए तो पूरी क्लास, अगर चाहे आप 1 घंटे की देख रहे हो चाहे 2 घंटे की देख रहे हो, वो कुछ भी नहीं है उसके आगे। हाँ, सिर्फ 5 नाम याद करने हैं आपको, उससे आपके सारे डाउट क्लियर, 10 के 10 जो है आपको लर्न हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपका 1 नंबर पक्का हो जाए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, 10-20 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक इतना भी इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। और इससे क्वेश्चन 100% यानी कि 200% आता है। एस्टेट, रीट, सीटेट, किसी का पेपर उठा के देख लो, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उन 5 में से ही, जो फर्स्ट वाले 5 हैं ना उनमें से ही आते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करेंगे कुछ एक क्वेश्चन, बोर्ड पे नहीं कर पाएंगे, सॉरी, नोटबुक पे करेंगे, क्योंकि इस पर फिर लिखना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बार बार पॉज करना वीडियो को। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे कंटेंट हमने पढ़ लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। आई होप आपके बहुत काम आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इनसे रिलेटेड ही आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हिंदी या इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ आपको अगर कंटेंट क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है ना किसी चीज़ का, तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस या घुमा फिरा के जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। हाँ, साइको है, ईवीएस है, इनमें थोड़ा वो चीज़ होती है, बट हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तो अब बात करते हैं उच्चारण स्थान, इसके क्वेश्चन की। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों को जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊपर के दांतों को जीभ लगती है, जैसे त, थ,
जीव लगती है ना, तो त थ द ध न, ये क्या है, दंत्य है, दंत्य वर्ण है। तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी, दंत्य। ओके, नेक्स्ट है, कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है। र जो है वो अन्य से भिन्न कौन से में है, करम, करम, करण, ड्रामा। तो इनमें से कौन सा र ऐसा है जो इनसे अलग है। तो करम जो है ये इनसे अलग है, इनसे डिफरेंस ये है बिकॉज ये हाफ है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है इसमें वो हमें बताने हैं। ट ठ ड ढ ण ये होते हैं मूर्धन्य। च छ ज झ य ये होते हैं तालव्य। मैंने आपको बताया था ना, इचु यशानाम तालव्य, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, और ये है दंत्य, ऋतु लसानाम दंत्य, और ये है उपपधान्यम, क्या बोलते हैं इसको, ओष्ठ, ये होठ से बोले जाने वाले हैं, प फ ब भ म। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी, च छ ज झ य तालव्य। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है ये बताना है हमें। तो ये तो बिल्कुल इजी, ओष्ठ्य वाला तो सबसे इजी होता है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बोल के दो लो बस वर्ण को, उ व आ। तो कौन सा ओष्ठ्य नहीं है ये बताना है हमें। तो आ जो है वो ओष्ठ्य नहीं है, रीट में आया क्वेश्चन है ये, आर टेट में आया क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना ये भी ये सीजी टेट में आया क्वेश्चन है, और ये रीट में आया क्वेश्चन है। तो आ यानी कि डी जो है हमारा राइट आंसर है। आ जो है वो ओष्ठ्य नहीं है, आ में मुंह सीधा खुलता है, आ कंठ्य है, बताया था ना मैंने, अको है विसर्जनीय नाम कंठ्य, तो आ कंठ्य होते हैं। नेक्स्ट है, शुश्रूषा शब्द का वर्ण विच्छेद है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, इतना सीटेट में नहीं आता इसके बारे में, बट फिर भी हम कर लेते हैं। शुश्रूषा शब्द का वर्ण विच्छेद है, तो श उ श, यही पे रोंग यही तो र, ठीक है, ये तो रोंग है क्योंकि यहाँ श पूरा नहीं आएगा, इस श्र जो है वो पूरे श से नहीं बनता। अगर ये श पूरा आता तो फिर र आधा कैसे आया। सेकंड है श उ श र उ शा, तो ये भी सही नहीं है। शा कैसे आ गया, विच्छेद तो फिर हुआ ही नहीं, सा अगर ये दे रहा है तो विच्छेद कहाँ हो गया, वर्ण विच्छेद, ये तो पूरा आ गया ना, इसमें तो स्वर अलग किया ही नहीं। नेक्स्ट है श उ यानी कि शु, श र उ तो श्रु, श्रु बन गए इससे, इससे क्या बना श उ यानी कि शु, और इससे क्या बना इन तीनों से श्रु, और श आ से शा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षणिक शब्द में कितनी ध्वनियाँ कौन कौन सी है, वो ध्वनियाँ हमें छांटनी है, वो बतानी है हमें। क श अ, इससे क्या बन गया अक्षर, ण ई अणी बन गया, इससे ण को छोटी की मात्रा अणी, क अ क, तो हमारा यही ठीक हो गया क्षणिक। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, उत्सिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, खसरा, जफर, आरजू, पढ़ाई। उत्सिप्त, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अड़ और अड बोलते हैं इनको, यानी कि अड़ और ढ जिसको आप बोलते हो वो व्यंजन में होता, तब तो आप क्या बोलते हो, क ख ग घड़, हाँ, ट ठ ड ढण। लेकिन ये अलग से जो दो उत्सिप्त व्यंजन दिए होते हैं, अड़ और अड बोला जाता है उनको। ओके, तो उत्सिप्त ध्वनि कौन सी हुई, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई तो नहीं बोलते ना हम, पढ़ाई, तो ये उत्सिप्त ध्वनि है। तो मेरे हिसाब से आपका ये टॉपिक क्लियर है, आपका 1 नंबर इसमें से पक्का है। आपको कहीं कोई मैटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ण वाला चैप्टर आप साइड में रख दीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और सीटेट पेपर तक आपका सिलेबस अच्छे से कवर होएगा, बिल्कुल अच्छे से कवर होएगा, बस आप भरोसा रखिए। थैंक यू।